अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। लंदन से गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो फिर नवाज शरीफ ने दिल तोड़ दी है। हो, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, बहुत सारे सपोर्टर्स उदास हैं। परवेज़ मुशर्रफ को वापसी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी दफन होने के लिए, और जो इजाज़त अगर देनी भी थी तो खामोशी इख्तियार करना चाहिए था। ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी, ज़ाती दुश्मनी नहीं है कहने की क्या ज़रूरत थी, ब्ला ब्ला ब्ला। दिल टूट गए। और एक तो हमारे इनकलाबियों को दिल बड़ी जल्दी टूटते हैं। मैं आपसे मैं कुछ गुजारिश करता हूँ। ये है, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ ने जो परवेज़ मुशर्रफ को जाने का रास्ता दिया है, जाने का रास्ता दिया है से मुराद, अगर नवाज शरीफ से किसी ने ये बात पूछी हो, मुमकिन है पूछी हो, उन्होंने इजाज़त दी हो, ये जो फ़ैसला है हमें इस पर इतराज़ इसलिए है कि सिविलियन बालादस्ती, और हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ ने, यानी ये तनकीद हो रही है, उस तनकीद के अंदर से जो बात निकल के सामने आती है वो ये है कि नवाज शरीफ ने कोई बुज़दिली का मुजाहरा किया है। सीधी बात करें कि क्या नवाज शरीफ बुज़दिल है? ओके, आइए ज़रा अब इस बात को देखते हैं ना, कितना बुज़दिल है वो। नंबर 1, 17 अप्रैल 1993 वो नवाज शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट ने परमान चढ़ाया, लिहाजा उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि इस्टेब्लिशमेंट की ताकत क्या होती है। उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के सबसे बड़े बाबे गुलाम इसाक खान के ख़िलाफ़ उसने टेलीविज़न पर कौम को गवाह बना के जो तकरीर की थी, वो उसका ज़ाती झगड़ा था गुलाम इसाक खान के साथ। वो आइन की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात का झगड़ा था। नवाज शरीफ ने वो तकरीर की, अगले दिन 18 अप्रैल को गुलाम इसाक खान ने असम्बली तोड़ दी। ये वो आदमी जिसको हम बुज़दिल कह रहे हैं। भाई आगे चले। जहांगीर करामत ने बयान दिया जो हुकूमत वक्त के पॉलिसी के यानी खिलाफ था। उसने एक तजवीज़ पेश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप के फ़ौज को इस तरह से। नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत को बुलाया, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसने इस्तीफ़ा तलब किया और इस्तीफ़ा ले लिया। दूसरा बंदा बताएं नवाज शरीफ के अलावा जिसने ये काम किया हो। बुज़दिल है ना नवाज शरीफ? तो मैं कह रहा हूं कि दूसरा बंदा मुझे, मेरी रहनुमाई करके दूसरा नंबर मुझे दूसरा बंदा बता दे पाकिस्तान की तारीख में जो वज़ीर आज़म हो, जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला के उसका इस्तीफ़ा तलब किया हो और फिर लिया हो। नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर को परवेज़ मुशर्रफ को सैक किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काम उन्हें दौरे अमेरिका से पहले करना चाहिए था। 4 जुलाई से पहले जो बात करनी चाहिए थी वो उन्होंने लेटर ऑन की, लेकिन की। दूसरा आदमी बताएं जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह से, अच्छा, उसने अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए परवेज़ मुशर्रफ को जब बरतरफ किया, दूसरा जनरल बनाया। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में फिर क्या जो भद उड़ी और मजाक उड़ी है, वो क्या मजाक था? बम लात मारती। वो जी पागल हो गए ना जी। ये जी परवेज़ मुशर्रफ की पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं जी, ये अपना ज़ाती फोर्स बनाना चाहते हैं जी। ओ जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई पीएन नहीं होता जी, ये कोई तरीका है जी? सारा वक्त याद है। क्यूसी सिबगतुल्लाह कादरी एक होते थे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, फौत हो गए यहीं लंदन में। वो उस ज़माने में जब वो ट्रायल चल रहा था ना कराची की उस कोर्ट में, तैयारा साजिश केस, तो वो बाकायदा टिकट, मतलब वो वहाँ पे गए थे देखने के लिए कब्र अदालत में कि क्या तारीख बन रही थी। ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट था, वो चले गए। अब वो 2004 में उन्होंने मुझे यहाँ बताया था लंदन में कि वो कहते हैं कब्र अदालत में सैफ की तो खैर बहुत ही बुरी हालत थी, रोते रोते। शहबाज शरीफ की भी हालत को बुरी थी, छक्के छुटे में थे। वो कहते हैं जिस दिन सज़ा सुनाई जानी थी उस दिन ये था कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी, तो ज़्यादातर खौफ फांसी का ही था। पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तजुर्बा था। तो वो क्यूसी सिबगतुल्लाह कादरी बताते हैं कि वो कहते हैं मैं कमरे अदालत के अंदर मौजूद था और मैं देख रहा था जब वो सज़ा सुनाई जा रही थी, तो नवाज शरीफ के चेहरे पर परेशानी ज़रूर थी, खौफ नहीं था, डरा नहीं था। ये वो आदमी बाय द वे कि 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के जो 12 अक्टूबर को ये टेक ओवर हुआ 1999, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को परवेज़ मुशर्रफ ने अपना दूसरा खिताब किया था। ये जो 5 दिन थे, ये नवाज शरीफ पर जितनी बंदूकें सीधी हो सकती थी सीधी करके कहा जा रहा था कि असम्बली तहलील करो, असम्बली तोड़ो। उसने कहा ओवर माई डेड बॉडी। अब ये वो 5 दिन है जिसमें उसको ये भी नहीं पता था कि वो उसने जिंदा रहना नहीं रहना, मेरे बेटे ने भी जिंदा रहना नहीं रहना, घर वालों का क्या हाल है क्या नहीं है। वो आदमी कह रहा था नहीं, ओवर माई डेड बॉडी, मुझे मारना मार दो, मैं ये नहीं करूँगा। ये बुज़दिल आदमी है। बुज़दिल ऐसा किया करते हैं, इनको अकल को हाथ मारे। आगे आए 2018 में, मैं लंदन में बैठा हूँ, जून है, मतलब इस वक्त हार्डली 22-23 सेंटीग्रेड है इस वक्त यहाँ। खूबसूरत मौसम, रूल ऑफ लॉ, पूरा अमन खुशहाली, कोई दूर दूर तक परेशानी नहीं, बाहर आप निकलें हसीन हुस्न हर तरफ वगैरह वगैरह। अब मुझे ये चॉइस हो कि मैं यहाँ तो यहाँ पे बैठूँ और यहाँ से मैं निकल के इस खूबसूरत सुबह ये नहर किनारा सब कुछ छोड़ के मैं पाकिस्तान की जेल में चला जाऊँ, लोड शेडिंग, यानी इसलिए कि मेरी पार्टी जीत जाए और फलां जीत जाए, मैं बहरहाल जेल में जाऊँगा। बीवी शरीक हयात जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, और जाते हुए बेटी का हाथ पकड़ के जाना है यार। आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस तरह से कि मैं जा सकूँ। मेरी बात, ये छोटी बात नहीं है। ये लंदन का ये सुकून छोड़ के, बीवी को छोड़ के और बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान जेल चले जाना, आपके ख्याल में नवाज शरीफ को यहाँ पे इससे पहले मैसेजेस नहीं आए होंगे कि अगर आप आए तो सीधा जेल जाएंगे? मत आए।
बल्कि जब ये यहाँ से जहाज़ उड़ा, रास्ते में गालिबन दोहा रुका था, वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान का एक बंदा मौजूद था कि आगे मत जाएं, यहीं से वापस हो जाएं, आगे जाएंगे तो जेल जाएंगे। वो फिर नहीं, मैंने जाना है, वो फिर पाकिस्तान। और उसके बाद वीडियोस यूट्यूब पर निकाल के देख लें, फुटेज पड़ी हुई, क्या हुआ उसके साथ। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी वो एक दफ़ा जाके यानी जा चुका था और वो भुगत चुका था। अच्छा 2018 ये बुज़दिल आदमी करता है। मैं आपसे सवाल अपने ठंडे दिल से करें, ये बुज़दिल आदमी करता है? ओ भाई, बहुत गैर मामूली जुर्रत और दिलेरी चाहिए उन फैसलों के लिए, इक़दामात के लिए जो नवाज शरीफ साबित कर चुका है। कितनी बार साबित करे वो, कितनी बार साबित करे। अच्छा, अब आगे आए उन चीज़ों के नतीजे क्या निकले। हाल ही में अभी जब वो ये जुलाई 2018 वाले जो इलेक्शन थे, नवाज शरीफ जब गया अपनी बेटी का हाथ पकड़ने, उसका सगा भाई उसे एयरपोर्ट पे लेने के लिए नहीं आया। मेरी जान, मतलब आई एम सॉरी फॉर द फ्रैंकनेस, लेकिन हकीकत होती है, उसका भाई नहीं आया एयरपोर्ट लेने के लिए उसे। उसके बाद वो जेल में रहा। जेल में जाके जब मैं उनको मिला था, लोग मिलने तो जाते थे, मैं भी मिलने जब गया तो वो उन्होंने एक मर्तबा इजहार नहीं किया कि मुझे जेल में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। हालांकि उनका चेहरा जर्द हो चुका था, हाथ जर्द हो चुके थे। जेल काटना यानी ये सब कुछ छोड़ के जेल चले जाना। एक आदमी जो हुक्मरान था बेकसूर, लेकिन बैठा है। वो जब हॉस्पिटल गया, कितने लोग बाहर निकले थे। देखें, एस्टैब्लिशमेंट से ना जो आपने ताकत लेनी होती है, उसका एक सीधी सी बात यह है कि गैर मामूली हालात होते हैं जिसमें गैर मामूली तब्दीलियाँ आती हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया था, जो ताकत दी थी, वो सिर्फ ढाका में दी थी। जब बंदूक के मुकाबले में बंदूक आ गई थी, एक वो बंदूक जो खुद फ़ौज टूटी मुक्ति बाहिनी निकल आई, यानी खुद पाक फ़ौज के लोग वो बागी ग्रुप बना मुक्ति बाहिनी में चले गए और फ़ौज से लड़ना शुरू कर दिया, यानी बंदूक के मुकाबले में बंदूक आ गई। और फिर भारतीय फ़ौज आ गई तो उनकी बंदूक भी आ गई। तो बंदूक के मुकाबले में बंदूक आई, फिर हमने दौड़े लगाई। आपने चेक किया कैसे सब कुछ चेंज हुआ, भाग गए। और वो न्याजी जिसने साइन किया वो रात को डांस कर रहा था। पावर देने के बाद वो रात को उस डिनर में अपना मौज कर रहा था, डांस कर रहा था, जो उसकी फ़ौज, अपनी फ़ौज, उसकी कमांड में जिन्होंने एहतियात डाले थे। ये होता है फिर जब बंदूक के मुकाबले में बंदूक आती है ना, तो फिर ये होता है। वो गैर मामूली हालात थे, मुल्क भी गया, पावर भी गई, वो तब्दीली आ गई थी। अच्छा, अब मौजूदा पाकिस्तान में आए, यहाँ पे अगेन एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना है ना आपने। ओ भाई, ताकत का खेल है ये। ताकत के खेल में अनाएं जो है ना, वो एटम बम चलवा दिया करती हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे। वो अना के अलावा और ईगो के अलावा कोई ज़रूरत नहीं थी बम चलाने की, एटम बम चला दिया अमेरिका ने। ये ताकत का खेल है। आप ताकत मांग रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से। अब उसका तरीका क्या है? एक तरीका वो है जो तालिबान कर रहे हैं, गुरिल्ला वॉर। अब गुरिल्ला वॉर जो है वो किसी कन्वेंशनल आर्मी के लिए गुरिल्ला वॉर लड़ना मुश्किल होता है। तो तालिबान हाँ वो काम कर रहे हैं और वो जाहिर है कि अपनी बातें मनवा भी रहे हैं। अब वो निज़ाम अदल आपने देखा, बार बार उनसे मुज़ाकरात भी होते हैं, बार बार वो अपने इलाके भी लेते हैं, तवान भी लेते हैं, बंदे भी छुड़वाते हैं, क्योंकि वो गुरिल्ला हैं। मुस्लिम लीग नून आपको गुरिल्ला लगती है, मतलब है वो तो कच्चे शलजम के साथ चावल भी खा लेंगे। बैंक अकाउंट उनके हैं कोई नहीं, कारोबार उनका है कोई नहीं, वो दरख्तों में भी सो जाएंगे, गारों में भी सो जाएंगे। नजरियाती लोग हैं वो। इस्लाम तो इस्लाम उनके यार, इस्लाम उनका एक नजरिया है, यानी वो जिसको इस्लाम समझते हैं वो लेके वो खड़े, बंदे मारते भी हैं मरते भी हैं। ये है फिर ये तरीका है पावर में, यानी गुफ्तगू करने का, इज्जत कराने का। तो पीएमएलएन आपको ये लगती है, ये सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी आपको ये लगती है, या क्या आप ये चाहेंगे कि ये होना शुरू हो जाए? तरीका फिर यही है। आई एम सॉरी सर। दूसरा तरीका ये है कि वेल डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने दें, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करा दें और खाना जंगी शुरू करा दें, और फिर उसके बाद लोगों को रास्ता दिखा दें कि वो GHQ है, वो कोर कमांडर लाहौर का घर है, वो कोर कमांडर कराची है, ये कोर कमांडर कोयटा है, ये कोर कमांडर मंगला है, ये कोर कमांडर गुजरांवाला है, ये कोर कमांडर मुल्तान है, ये ISI का वो ऑफिस है आपारा में। लोगों को और अपनी पार्टी को रास्ता दिखा दो कि यहीं के जाके घरा कर लो। पहले खाना जंगी हो और ऑर्डर टूटे, और उसके बाद कौम को रास्ता दिखा दिया जाए कि इनके जाके घराव कर लो और वहाँ पे बैठ जाओ। फिर जो होता देखी जाएगी, फिर कितने मरेंगे कितने जिएंगे, क्या होगा, एयरफोर्स आएगी, मिसाइल चलेंगे, बम चलेंगे, गोलियां चलेंगी। पर हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करके बैठ जाओ, घराव कर लो, मर जाओ या मार दो। ये क्राउड जिस वक्त जिस दिन आ जाएगा, ये क्राउड जिस दिन आ जाएगा, बंदूक के मुकाबले में गोया बंदूक आ जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी सियासत से। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। शॉर्ट ऑफ दिस, गुफ्तगू से, अपील से ये काम नहीं होगा। लेकिन क्या नून लीग अब ये टेक्निकली तो ये बातें मैंने आपको जिस तरह एक यानी टेक्निकली थेरेटिकली मैंने आपको बता दिया कि तारीख का सबक ये है कि अगर ये आप कर सकते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगी, जाके कर लें। लेकिन सवाल ये है कि जब ऐसा होगा, मिसाल के तौर पे अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ खाना जंगी करा देते हैं और नवाज शरीफ इस रास्ते पे चल पड़ता है, मैं फ़र्ज़ करें चल पड़ता है, तो वो आदमी जो बड़े सगीर में सबसे ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स का माहिर और मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन है, पावर में रहने वाला आदमी,
वो मुझसे और आपसे कहीं या किसी पढ़ाने या पढ़ने वाले या किताबी आदमी से वो बहुत बेहतर प्रैक्टिकली ये समझता है कि इसका मतलब क्या होगा, कितने हजार लोग मरेंगे, कितने हजार लोग अपाहज जख्मी होंगे, कितने मासूम जाने जाएंगी। और इस तरीके के बाद जब ऑर्डर टूटेगा तो उसके बाद फिर अफगानिस्तान से क्या बलाएं आएंगी, यानी दाएं बाएं ये न्यूक्लियर हमारे एसेट्स कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह, उसकी जो कॉस्ट पूरी मुल्क और कौम जो पे करेगा वो मेरे और आप से कहीं ज़्यादा वो आदमी समझ और बूझ रखता है जिसने ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बम धमाके देखे हैं, दहशतगर्दी की खिलाफ ये जंगें देखी हैं उसने, यानी ये सब कुछ उसके आंखों के सामने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आज से नहीं चल रहा। वो 90 में पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था भाई, अंदाज़ा लगाए 32-33 साल हो गए हैं, ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। वो अगर इस तरह का कदम उठाएगा तो वो जानता है इसकी कीमत क्या है, पहाड़ जैसा दिल चाहिए इस तरह के फैसले करने के लिए। वो जाहिर है कि इतनी बड़ी पैमाने पे कत्लो गारत गरी वो नहीं कर सकता, उसके बस की बात मतलब है कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसका लेकिन तरीका वही है अगेन। अब तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, व्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आप यानी 100% नजर आती या 100% वो गुरीला बनने के बजाय आप प्रैग्मेटिज्म, जहन का इस्तेमाल करें, अकल का इस्तेमाल करें और सियासत करें, यानी जो मौजूद दस्तयाब हालात हैं उनके अंदर ही रहकर आपको फंक्शन करना है, उसके अंदर जाके फिर उसको बदलने की कोशिश करें। और हमारी नस्लों में नहीं हो जाना, ये काम ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन में हो जाएगा। वो तो फिर मैंने बताया ना कि अगर फौरन करना है उसका तरीका तो फिर ये है, निकले घिराव कर लें, खड़े हो जाए सामने, रोका किसी ने, लेकिन खुद नहीं निकलना, लीडर जाके फांसी चढ़ जाए, ये जरा मतलब ज्यादती होती है। मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा मतलब तवक्कुआत कर लेते हैं, वापस आए दुनिया में, हकीकत की दुनिया में। बड़ा सियासतदान वही होगा जो मौजूदा हालात के अंदर फ़ायदा उठाते हुए अपने रास्ते बनाएगा और उसके बाद पुरअमन कोशिश करेगा कि आइन की बालादस्ती पुरअमन तरीके से आ जाए। हाँ, इसमें देर होगी, लेकिन पुरअमन रास्ता यही है, अदरवाइज तो फिर खून है ना, आग और खून का रास्ता है। तो अल्लाह बचाए उस रास्ते से, क्योंकि ये कहना आसान है, अल्लाह माफ़ करे, इससे गुजरना बड़ा मुश्किल है। सो वीलॉग इस बात पर ख़त्म करते हैं कि जहाँ तक बुज़दिली की बात है, नवाज शरीफ की तारीख हमें बताती है कि बुज़दिल आदमी वो नहीं है, बहुत दलेर बहादुर आदमी है। हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, पूरी दुनिया को, अमेरिका बरतानिया समेत शाद और आबाद रखे। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।